नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी कि किस प्रकार से जब हम कहें कि गरमपंथी आंदोलन चल रहा था, उसी समय पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी शुरू हो जाता है 1890 के दशक के आसपास में। उसमें हमने शिवाजी उत्सव देखा था, गणेश चतुर्थी का त्यौहार देखा था, फिर चापेकर बंधुओं के बारे में, फिर सावरकर बंधुओं के बारे में हमने देखा था, रैंड की हत्या कर दी जाती है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल करी थी। उसी के अगले चरण में हम देखेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आगे किस प्रकार से बढ़ता है। और माफ़ी चाहूँगा, गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगभग 4-5 दिन हो गए हैं, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि ठीक हो जाए। इस वजह से मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर अब नहीं हो रहा तो भाड़ में जाए गला। हम तो अपना काम करेंगे, क्योंकि अपने पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और माँ भी है। बस है तो सिर्फ का कुछ क्या नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है। इसलिए हम गले की ओर ध्यान न देकर अपना काम शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो इस श्रृंखला में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की श्रृंखला में अगला जो संगठन आ जाता है, उसका नाम है गदर पार्टी। इस गदर पार्टी के बारे में हम देखेंगे। ये कोई गदर मूवी जो आई थी वो नहीं है, हालांकि काम इसके गदर मूवी वाले जैसे ही है। ये गदर पार्टी हुआ क्या करती थी, देखिए 1913 ईस्वी में पश्चिमी अमेरिकी जो तट है वहाँ पर इसकी स्थापना कर दी जाती है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ये याद रखना आप, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। और आपको ईयर भी याद रखना कब? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। और सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी अमेरिकी तट पर है। कौन कौन लोग होते हैं इसकी स्थापना करने वाले? तो भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना, हरनाम सिंह, इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले हिंदू एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। बाद में इसी हिंदू एसोसिएशन को आगे बदलकर नाम कर दिया जाता है इसका 1913 ईस्वी में गदर पार्टी। तो याद रखना, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जिसका नाम परिवर्तित करके गदर पार्टी रख दिया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी। तो उसका नाम है हिंदू एसोसिएशन। ठीक है। इसकी जो पहली बैठक हुई उसमें सोहन सिंह भाकना को इस पार्टी का यानी गदर पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। और लाला हरदयाल जो हुआ करते थे उनको जनरल सेक्रेटरी इसका चुन लिया गया। उसके बाद में पार्टी से करतार सिंह सराभा, काशीराम पंडित और ये लोग भी आके जुड़ जाते हैं। भाई परमानंद भी जुड़ जाते हैं। और जो हरनाम सिंह टुंडीलाट है ये भी आकर इससे जुड़ जाते हैं। ये करतार सिंह सराभा के से ही प्रभावित होते हैं भगत सिंह, है ना, महान क्रांतिकारी भारत के। तो वो इन्हीं से करतार सिंह सराभा से ही प्रभावित होते हैं। इन्हीं को अपना वो आप कहोगे आदर्श माना करते थे, है ना। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने युगांतर आश्रम नाम से इस पार्टी का मुख्यालय भी बना लिया था। तो युगांतर आश्रम क्या था? इस पार्टी का मुख्यालय हुआ करता था गदर पार्टी का, है ना। युगांतर देखिए, हमने अनुशूलन समिति देखी थी, बारिंद्र कुमार घोष उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। तो उसमें युगांतर नाम की एक जो है युगांतर या युगांतर नाम की पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी, है ना। परंतु यहाँ पर जो युगांतर आश्रम है वो मुख्यालय बना लिया गया था गदर पार्टी का। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ये आपको याद रख लेना है। फिर 1913 से गदर पत्रिका का भी प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये गदर पार्टी जो है वो गदर पत्रिका का भी निकाला करती थी। और ये गदर पत्रिका देखिए अंग्रेजी में, उर्दू में, साथ ही साथ गुरुमुखी भाषा में भी हुआ करती थी। और इसका एक अंक तो पश्तो भाषा में भी निकाला जाता था। पश्तो देखिए एक ट्राइब है ना, अफगानिस्तान वगैरह में, पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं। तो जब पाकिस्तान भारत दोनों एक ही थे, तो ये दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी भारत में ये रहा करती थी पश्तो जनजाति। तो ये भाषा भी है पश्तो। तो पश्तो भाषा में भी इसका एक अंक निकला करता था किसका? जो गदर पत्रिका है उसका। तो इसमें आप देख सकते हैं बरकतुल्ला जो है मौलवी, सोहन सिंह भाकना है, पंडित काशीराम मरौली इसमें है, केसर सिंह थनगर है इसमें, लाला हरदयाल जो हैं, ये सब आपको नाम इसमें याद रख लेना है। भाई परमानंद है, सोहन सिंह भाकना है ना। माफ़ करना, गला खराब है थोड़ा। देखिए यूपीएससी ने 2014 में इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था। हालांकि इतने इजी क्वेश्चन पूछना यूपीएससी ने आजकल बंद कर दिया है। फिर भी गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में हुआ करता था।
बी एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित होता था, या एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में हुआ करता था, या भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान ताशकंद में हुआ करता था। तो देखिए ये पहचान में आपको किस प्रकार से आएगा, है सारे क्रांतिकारी संगठन ही, और ये संगठन आपको पहचान में आएगा इसकी लोकेशन से। तो लोकेशन क्या थी, सैन फ्रांसिस्को, और ये गदर पार्टी की जो ही हुआ करती थी, क्या इसकी लोकेशन। तो यहाँ से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आएंगे। उसके बाद में 1915 ईस्वी आते आते राजा महेंद्र प्रताप नाम के एक व्यक्ति होते हैं। देखिए राजा महेंद्र प्रताप, इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है उत्तर प्रदेश में। तो राजा महेंद्र प्रताप नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने ओबेदुल्ला सिंधी की सहायता से काबुल में, काबुल का है अफगानिस्तान में, वहाँ पर भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और सिंगापुर में जाकर जो है वो भारत की एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर देते हैं। परंतु उनसे पहले कई सालों पहले 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप नाम के व्यक्ति ने पहले ही एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी थी। मतलब जैसे आज आप अगर हम देखें तो तिब्बत की सरकार कहाँ से चलती है, तिब्बत की सरकार कहाँ से चलती है, आप कहोगे सर तिब्बत तो चीन में मिल गया तो चीन से चलती होगी, बिल्कुल नहीं। दलाई लामा कहाँ बैठते हैं, दलाई लामा इस तिब्बत की सरकार के प्रमुख हैं और ये धर्मशाला में बैठते हैं। धर्मशाला कहाँ है, तो भारत में है ना। तो धर्मशाला में जाके ये बैठते हैं दलाई लामा, और वहाँ से तिब्बत की सरकार चलती है, पूरे मंत्री वगैरह सब होते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। उसी प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की सरकार कहाँ पर, काबुल में स्थापित कर दी थी कि भाई ये भारत की सरकार है, और इस सरकार को मान्यता भी दे दी गई थी। और ये राजा महेंद्र प्रताप बाद में समर्थन लेने के लिए लेनिन से के पास भी जाते हैं। लेनिन रूस के एक नेता हुआ करते थे लेनिन, तो उनके पास भी जाते हैं सहायता लेने के लिए। साम्यवादी समाजवादी नेता ये हुआ करते थे। इनकी सरकार में मौलाना अब्दुल, मौलाना बशीर, सी पिल्लई, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाबख्श सिंह, ये सब इनकी सरकार के मंत्रिमंडलीय सदस्य हुआ करते थे। तो देखिए आज जो है देश में आप समझ ही रहे हैं हिंदू मुस्लिम कितना चल रहा है। और जब ये देखिए राजा महेंद्र प्रताप जब सरकार बना रहे थे तो यहाँ पर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, कोई इन्होंने ऐसा नहीं देखा है ना। ये तो आज के लोग जो है सिर्फ वोट बटोरने के लिए संकीर्ण सोच के हो गए, हर चीज़ में धर्म और जात को ढूंढते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोगों की सोच बहुत बड़ी हुआ करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों को बर्लिन के क्रांतिकारियों से भी बहुत सहायता प्राप्त हो रही थी। तो क्योंकि देखिए बर्लिन मतलब जर्मनी, तो जर्मनी एक तरफ हुआ करती थी वर्सेस इंग्लैंड जो है वो दूसरे खेमे में हुआ करते थे। जब हम देखेंगे विश्व इतिहास तो देखेंगे इनके बारे में माफ कीजिएगा। तो बर्लिन जो है फिर वो दुश्मन है किसका, इंग्लैंड का, और हम भी दुश्मन है किसके, इंग्लैंड के। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो बर्लिन जर्मनी वाले किसका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे ना। तो उन्होंने हमारा साथ दिया था। और 1915 ईस्वी में यहाँ पर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, साथ ही साथ भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने जर्मन विदेश विभाग के सहयोग से जिमरमैन योजना के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की थी। यूपी से पूछ लेगी जिमरमैन योजना किससे संबंधित है, तो जिमरमैन योजना कोई राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। जिमरमैन योजना है इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना से संबंधित, जो कि जर्मन के विदेश विभाग के सहयोग से स्थापित की थी भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, है ना। इनमें से भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्वामी दयानंद, माफ कीजिए, विवेकानंद के ये भाई हुआ करते थे भूपेंद्र नाथ दत्त। अब आप कहोगे कि विवेकानंद के भाई कैसे हो सकते हैं, तो उनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। संजय दत्त के दादा परदादा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो ये नरेंद्र नाथ दत्त मतलब स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई हुआ करते थे भूपेंद्र नाथ दत्त। देखिए पूरे ये भी क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ करते थे। तो उन्होंने जिमरमैन योजना के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कर ली थी। तो यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप को और साथ ही साथ इनको बिल्कुल जिमरमैन योजना को बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। उसके बाद में देखिए सैन फ्रांसिस्को में है, कनाडा के वैंकूवर में है, बर्लिन में पहुंच गया है ऑलरेडी। तो और भी दक्षिण पूर्वी देशों में पहुंचेगी चिंगारी। तो यहाँ पर सिंगापुर, दक्षिण पूर्वी देशों में सिंगापुर में भी क्रांतिकारी चिंगारी पहुंच जाती हैं। और यहाँ पर क्रांतिकारियों के सहयोग से 1915 ईस्वी में पंजाबी मुसलमानों की एक बटालियन होती है, 5वीं लाइट इन्फेंट्री बटालियन,
और सिखों की होती है 36वीं सिख बटालियन। इन्होंने जमादार चिश्ती शाह खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया इन्होंने, है ना। साथ ही साथ रास बिहारी बोस की प्रेरणा से विदेशी क्रांतिकारियों ने 1915 ईस्वी में एक बहुत बड़ी योजना तैयार कर ली। देखिए ये वही रास बिहारी बोस हैं। कौन से रास बिहारी बोस? 1911 ईस्वी में आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार के मौके पर, दिल्ली दरबार के अवसर पर ये जो है बम फेंकते हैं। दिल्ली बम जो कांड होता है, हार्डिंग पर जो है वो गिर जाता है बम, लॉर्ड हार्डिंग पे, है ना। और फिर ये भाग कर चले जाते हैं, यहाँ से ये सिंगापुर चले जाते हैं। रास बिहारी बोस, तो इनका नाम बिल्कुल मत भूलना, एक रास बिहारी घोष है ना, जिनको 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन का सत्र, जो सत्र था उसका अध्यक्ष बनाया जाता है ना। तो ये रास बिहारी घोष नरमपंथी थे और रास बिहारी बोस जो थे ये तो गर्मपंथी छोड़ो सीधे क्रांतिकारी हुआ करते थे। तो इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना बनाई जाती है। ये कहते हैं कि हम भारतीय सैनिकों को, किसानों को और आम जनता को साथ लेकर एक साथ, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पेशावर से लेकर चिटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में। तो पेशावर से लेकर बांग्लादेश, तब तक तो भारत का हिस्सा थे सब। तो पेशावर से लेकर चिटगांव तक सारे सरकारी प्रतिष्ठानों पर एक साथ हम हमला करेंगे। कब करेंगे? तो 15 फरवरी 1915 ईस्वी को करेंगे। परंतु इस बात का पता लग जाता है, षड्यंत्र खुल जाता है और उसके बाद में करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले को इसमें गिरफ्तार किया जाता है और भारत पर ये हमला करने की साजिश इसमें हुआ करती थी रास बिहारी बोस की प्रेरणा से, है ना। तो देखिए 1942 ईस्वी में, 1942-43 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस प्रकार का प्लान बनाते हैं कि हम सिंगापुर होते हुए भारत पर हमला करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप से होते हुए, बाद में मिजोरम की तरफ से होते हुए। तो इन्होंने ये प्लान बनाया था, पर इससे कई सालों पहले 1915 ईस्वी में ही रास बिहारी बोस की प्रेरणा से हमला करने की योजना बनाई जा चुकी थी। हालांकि उसको वो जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हमने देख लिया, माफ करना, यहाँ पर हमने देख लिया लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। उसके बाद में आ जाते हैं कामाघाटा मारू केस के ऊपर। कामाघाटा मारू केस क्या हुआ करता था? तो देखिए कामाघाटा मारू नाम की एक जहाज हुआ करती थी। आपको दिख रहा है कामाघाटा मारू लिखा हुआ, ये देखिए इसमें लोग बैठे हैं भारत के। कामाघाटा मारू नाम की एक जहाज हुआ करती थी, यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। हुआ क्या करता था कि 1914 ईस्वी में कनाडा में एक कानून बनाया गया कि अपने देश से कोई जहाज अगर सीधे हमारे देश में आएगी उसे ही हम जो है एंट्री देंगे, है ना। कहने का मतलब अगर भारत से कोई जहाज जा रही है तो वो सीधा कनाडा ही जानी चाहिए, तभी हम उसको एंट्री देंगे, वरना तो नहीं देंगे। तो एक सिख व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है गुरदत्त सिंह। तो गुरदत्त सिंह क्या करते हैं, कामाघाटा मारू नाम का जहाज किराए पर लेते हैं, सिंगापुर में ये रहते हैं। वहाँ से ये दक्षिण एशिया, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी, माफ कीजिएगा, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहाँ के लोगों को इसमें बिठाते हैं। और देखिए ये दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 देश आते हैं, है ना, ये पूर्वी एशिया। तो होना क्या था कि सिंगापुर से अगर कोई जहाँ सीधा अगर वैंकूवर जाता, कनाडा जाता, तो उसको एंट्री थी। परंतु कोई जहाज अब देखिए इन्होंने क्या किया, इस कानून का उल्लंघन करने के लिए सिंगापुर से पहले ये हांगकांग जाते हैं, देखिए, है ना, ये हांगकांग जाते हैं, शंघाई जाते हैं, मोची जाते हैं, कोबे जाते हैं, योकोहामा जाते हैं, विक्टोरिया जाते हैं और फिर वैंकूवर जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग देशों से होके जाते हैं, है ना। देखिए जापान वगैरह होते हुए, तो जब ये अलग अलग देशों से होके जाते हैं तो इनको मना कर दिया जाता है कनाडा की सरकार के द्वारा कि भाई हम आपको एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कानून है कि जो सीधे अपने देश से आएगी जहाज उसे ही हम एंट्री देंगे। इनका वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है, बहुत दिनों तक वहाँ पर इनका विरोध भी चलता रहता है। 376 भारतीय लगभग उसमें रहते हैं और कनाडा की सरकार ने इनको कनाडा की सीमा में घुसने से मना कर दिया। वहाँ पर इनका संघर्ष भी चलता है
और उनमें अगर देखिए तो भारतीयों में होते हैं हुसैन रहीम, सोनलाल पाठक, बलवंत सिंह समिति, बलवंत सिंह होते हैं, इनकी नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है, शोर कमेटी, है ना। और इसके बावजूद भी बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है, इसके बावजूद भी कनाडाई सीमा से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में ये कनाडा से वापस लौट के आते हैं। देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है, तो ये वापस लौट के आते हैं वैंकूवर, विक्टोरिया, योकोहामा, कोबे, हांगकांग, सिंगापुर और फिर कलकत्ता आते हैं। तो कलकत्ता जब आते हैं तो ब्रिटिश सरकार जो होती है, ब्रिटिश भारत की सरकार, वो इनका विरोध करती है और यहाँ पर गोलीबारी हो जाती है। बहुत सारे लोग भी इसमें मारे जाते हैं, लगभग 18 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है और 202 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये था कामाघाटा मारू केस। कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। ये डेट्स आपको याद रखनी है। कभी कभी यूपीएससी जो है वो आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लेगी कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजी में लगाइए, पहले कौन सी हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी। तो आप तो को ये याद रखना कि सर ने पहले कौन सी घटना पढ़ाई थी, बाद में कौन सी, है ना। तो कामाघाटा मारू केस हमने इसमें देख लिया। और ये कामाघाटा मारू केस जो है, और अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये स्वतंत्र सरकार की स्थापना तो 1915 में हुई थी। कामाघाटा मारू केस देख लिया हमने, कहाँ कहाँ से जाते हैं ये भी। अब ये क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, इन्होंने अपनी एक फिलोसफी जो है वो सबके सामने रखी थी, है ना। क्रांतिकारी दर्शन जिसे कहा जाता था। 1925 ईस्वी में जनता के सामने ये क्रांतिकारी दर्शन रखते हैं और उस दर्शन में ये कहते हैं कि भाई समाज को हम शोषण से मुक्त कर देंगे, ये हमारा दर्शन है। जैसे आज नहीं सरकार जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम क्या क्या करेंगे। हम क्रांतिकारी जो है, हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, हमारा क्या दर्शन है। तो एक तो समाज को हम शोषण से मुक्त कर देंगे, जो रेलवे हैं, परिवहन है और जहाज है, साथ साथ जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सब प्राइवेट हाथों में थे। और जितने भी क्रांतिकारी लोग होते हैं ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, है ना। जो कि कहाँ पर, सोवियत जो संघ हुआ करता था वहाँ पर समाजवादी विचारधारा खूब ज़्यादा मात्रा में फैली होती है। और 1917 की जो रूस की क्रांति होती है वहाँ से भी ये सब लोग जो है प्रभावित होते हैं। इसलिए ये क्या कहते थे, भाई राष्ट्रीयकरण हम कर देंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ 1980 में और 1969 ईस्वी में क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण भी बैंकों का और कारखानों का किया जाता है। फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देंगे, क्योंकि ये समाजवादी व्यक्ति हुआ करते थे। आज देखिए भगत सिंह वगैरह को भुनाने के लिए लोग जो है राजनीति में क्या क्या करते हैं, परंतु भगत सिंह हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया करते थे, है ना। ये वैश्विक मानववाद की बातें करते थे, वैश्विक भ्रातृत्ववाद की बातें किया करते थे। परंतु अगर आपके सामने अगर कोई अब भगत सिंह का नाम लेकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करे, देश को बांटने की कोशिश करे, तो आप समझ जाना कि कोई फिरकी आपकी ले रहा है ना। साथ साथ इन्होंने कहा कि हम श्रमिकों और किसानों को संगठित करेंगे और उन्हें उनके पूरे अधिकार हम दिलवाएंगे, है ना। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने देखिए इतने सारे भारत में विदेशों में इतने सारे संगठन बनाए, इतने सारे लोगों को इन्होंने मारा भी, सब कुछ किया, पर ये असफल क्यों रहे, है ना। असफल तो रहे ही अपनी काम चीज़ों में। वो चीज़ें जो ये मनवाना चाहते थे नहीं मनवा पाए, इसका मतलब असफल है ना। तो क्यों असफल रहे, कारण क्या हुआ करते थे। हुआ क्या करता था, जितने भी क्रांतिकारी संगठन हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए कि अनुशीलन समिति है ये, और ये गदर पार्टी वगैरह, ये सब पार्टीज हुआ क्या करती थी, ये गुप्त संगठन हुआ करते थे। क्यों गुप्त थे भाई, अगर पता लग जाएगा तो सरकार इनको नेस्तनाबूद कर देगी। भाई सरकार थोड़ी चाहेगी कि कोई आतंकवादी रहे, उनकी सरकार की नज़र में तो आतंकवादी ही थे, है ना। तो ये गुप्त होने की वजह से जनता तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के क्रांतिकारियों में उचित तालमेल भी स्थापित नहीं हो पाया। बंगाल के क्रांतिकारी कुछ और सोच रहे हैं, महाराष्ट्र के कुछ और सोच रहे हैं, पंजाब के क्रांतिकारी कुछ और सोच रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को वाले कुछ और सोच रहे हैं, सिंगापुर वाले कुछ और सोच रहे हैं। इस प्रकार से तालमेल स्थापित नहीं हो पाता है ना। उसके बाद में ये देखिए कनाडा और अमेरिका वगैरह में ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हुआ करते थे, ये ना अपना डेरा जमाए हुए थे। भाई सैन फ्रांसिस्को हो गया, वैंकूवर हो गया। परंतु जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है 1914 ईस्वी में और 1919 ईस्वी तक ही चलता है, तो जब यहाँ पर एक वार शुरू हो जाता है और ये भी एक दूसरे देशों की जो है ब्रिटेन में या जर्मनी की साइड से किसी एक का पक्ष लेना शुरू कर देते हैं, यूएसए और साथ ही साथ कनाडा वगैरह, तो इनको वहाँ से फिर हटना पड़ जाता है। इसलिए ये देखिए वहाँ से बेघर हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि जो करना चाहते थे ये नहीं कर पाए।
हालांकि ये असफल रहे, फिर भी इनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते हैं। भाई भगत सिंह के बलिदान को भूल सकते हैं? नहीं। मदन लाल ढींगरा के बलिदान को भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, है ना। हालांकि ये सफल नहीं हुए, पर इनके बलिदान को भूला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। बारिश की जो पहली बूंद होती है उसको हमेशा से ही कुर्बान होना पड़ता है। पहली बारिश की बूंद होगी तो नदी थोड़ी बहने लगती है, वो तो सोख ली जाती है जमीन के द्वारा। परंतु वो पहली बारिश की बूंद अगर नहीं गिरे तो बाद में नदी कहाँ से बहेगी, है ना। क्रांतिकारियों ने अपनी धर्मनिरपेक्षता की नीति से भारतीय राजनीति को नई दिशा दिखलाई। आप समझ रहे हैं 1890 के दशक से भारत में हिंदू मुस्लिम जो है वो आप कहो कि दरार बढ़ती जाती है, दंगे होने लगते हैं, गौ रक्षक दंगे होने लगते हैं। और इसमें जो आप कहो कि बहुत सारे संगठन थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई थी इन हिंदू मुस्लिम जो दरार पड़ती है उसमें, है ना। जैसे कि आप कहो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संगठन हुआ करता था, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी, है ना। कैसे मैं कोई यहाँ पर कोई वैसा विवादास्पद बयान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या रखा था, गौ रक्षा आंदोलन उन्होंने चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। भाई जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था तो वो वापस कर सकते। तो इन सब चीज़ों से मुस्लिम फिर नाराज हो जाते हैं और ये जो है एक गौ रक्षा आंदोलन और सब बाद में दंगों का रूप ले लेते हैं। परंतु ये ऐसे हुआ करते थे कि इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को आगे रखा। सबसे बढ़कर अगर हम बिपिन चंद्र की बात माने तो इन्होंने हमारे मनुष्यता के गौरव को वापस कर दिया। जो अंग्रेजों की वजह से हम भूल चुके थे कि हम कितने बहादुर हैं, वो बहादुरी इन्होंने हमें वापस याद दिलवा दी, है ना। फिर दूसरा चरण शुरू हो जाता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का। क्यों, कब होता है ये? असहयोग आंदोलन के बाद में। असहयोग आंदोलन देखिए 1920 ईस्वी में शुरू होता है और 1922 ईस्वी में चोरा चोरी की घटना के बाद में, चोरा चोरी की घटना के बाद में वापस ले लिया जाता है ना। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू कर दिया जाता है। इन आंदोलनों के बारे में भी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सब जानेंगे विस्तार से। अभी आपको मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ। हुआ क्या करता था कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी के नेतृत्व में। पूरे देश में बहुत जोश होता है, गांधी जी भी बड़े जोश में होते हैं और खूब मात्रा में लोग जुड़ते हैं उससे। मजदूर, किसान, महिलाएं, सब जात धर्म के लोग उसमें जुड़ जाते हैं, है ना। और लोगों में एक कहो कि एक आशा जग पड़ती है, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सबको एक आशा होती है कि हाँ अब हमें स्वराज जो है वो मिल सकता है। परंतु 1922 ईस्वी में होता क्या है, चोरा चोरी की घटना के बाद में, क्योंकि हिंसा हो जाती है और गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे, तो उन्होंने कह दिया भाई मैं आंदोलन वापस लेता हूँ। क्योंकि गांधी जी समझ गए थे अगर हमने हिंसा की तो हमारे आंदोलन को बहुत ही आप कहो कि बुरी तरीके से कुचल दिया जाएगा, क्योंकि हम हिंसा का सहारा लेकर अंग्रेज़ों से कभी नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जिनका सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता हो, उनसे हम कैसे हिंसा के सहारे जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों के भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए आंदोलन को वापस ले लिया था। परंतु इससे जब नाराज हो जाते हैं जो भी युवा लोग होते हैं, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो होते हैं, ये इनसे खफा हो जाते हैं गांधी जी से कि नहीं अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, फिर आपने एकदम से आंदोलन वापस क्यों ले लिया। और इस आंदोलन के वापस ले जाने के बाद में आतंकवादी आंदोलन में फिर से उग्रता आ जाती है। 1924 ईस्वी में समस्त क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है कानपुर में, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल होते हैं, जगदीश चंद्र चटर्जी होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, साथ साथ नए नेता जैसे भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा क्रांतिकारी भी भाग लेते हैं। कहाँ पर बुलाया जाता है? कानपुर में 1924 में बुलाया जाता है ना। और इसी सम्मेलन में 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कर दी जाती है। इसकी आपको डेट याद रखनी है, 1924 में कानपुर में स्थापना की जाती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, है ना। साथ ही साथ में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और मद्रास में इनकी शाखाएं स्थापित करने की बातें भी की जाती है कि भाई सिर्फ अब जो है बड़े बड़े शहरों से कुछ नहीं होगा, और जो शहर हैं उनमें भी इसकी शाखा स्थापित करनी चाहिए। और इन्होंने बताया कि हमारे आदर्श क्या होंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के आदर्श क्या होंगे। तो वो आदर्श होंगे गांधी जी की जो भी अहिंसावादी जो नीतियां हैं वो निरर्थक हैं, उनकी निरर्थकता के बारे में हम जागृति उत्पन्न करेंगे कि भाई इस अहिंसा से कुछ होने वाला नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई प्रत्यक्ष कार्रवाई के ऊपर बल दिया जाना चाहिए, और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए हमें क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी कि सब लोग आओ और क्रांति कर देते हैं।
तीसरा जो होता है वो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर हम समाजवादी विचारधारा से प्रेरित एक संयुक्त भारत जो है, जिसे कि हम संघीय गणतंत्र की स्थापना करेंगे। संयुक्त भारत मतलब उसमें सारे राज्य भारत के होंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो ब्रिटिश भारत के जो राज्य हुआ करते थे वो सारे इसमें होंगे, इसलिए इसको संयुक्त राज्य की बात की गई है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने की इन्होंने बात की थी। कैसी विचारधारा? तो समाजवादी विचारधारा, मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि सोवियत रूस जो है वहाँ की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ करते थे। तो ये इन्होंने इनके अपने आदर्श सबके सामने रख दिए। अब इन्होंने क्या किया भाई, अब आदर्श तो हो गए, संगठन भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी बन गया 1924 ईस्वी में कानपुर में। अब ये कहेंगे भाई पैसा कहाँ से लाएं, क्रांतिकारी हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे, लूटेंगे। तो इन्होंने लूटना शुरू कर दिया और उसी लूट के क्रम में 1925 ईस्वी में 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दे दिया जाता है। काकोरी कांड क्या होता है? तो यहाँ से एक ट्रेन चला करती थी सहारनपुर लखनऊ, है ना, जैसे शाहजहाँपुर से लेकर लखनऊ के बीच में एक ट्रेन चला करती थी, है ना, जो काकोरी जाया करती थी। उस गाड़ी को लूट लिया जाता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। हालांकि इस लूट में लोगों को नहीं मारा जाता है, गलती से एक व्यक्ति की हत्या यहाँ पर हो जाती है, परंतु ये इनका उद्देश्य सिर्फ जो है वो ट्रेन को लूटना होता है। लगभग 8,000 रुपये जो है ये ट्रेन से लूट लेते हैं काकोरी इस कांड में, है ना। और इस काकोरी कांड जो है इसके बाद में इस नाम से काकोरी षड्यंत्र केस चलाया जाता है और इसमें 17 लोगों को लंबी लंबी सजाएं भी दी जाती है। और इसी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन लाल समेत 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। और यह वही राम प्रसाद बिस्मिल है जिन्होंने लिखा था कि देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, वो वाला इन्होंने जो है लिखा था, है ना। है ना, 4 लोगों को यहाँ पर फांसी की सजा दे दी जाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, ये लिखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जेल से, ठीक है ना। और क्रांतिकारी जल्दी ही फिर समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत गंभीर तरीके से सजाएं देना शुरू कर दी जाती हैं। इसलिए अब जितने भी सब जो ये क्रांतिकारी हुआ करते थे वो समाजवादी विचारों से प्रभावित होने लगते हैं। अब यहाँ पर 1925 आते आते भगत सिंह और हम कहें कि चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सबको समझ में आ जाता है कि नहीं, सिर्फ बम और बंदूक जो है वो क्रांति नहीं ला सकते, ये सब इनको समझ में आ जाता है। इसलिए ये व्यक्तिगत वीरता के कामों को छोड़ देते हैं और हिंसात्मक गतिविधियों से धीरे धीरे दूर हटने लग जाते हैं। और इस काल के आंदोलन की विशेषता यह क्या करती थी कि सारे नेता जो है, अधिकांश नेता यहाँ पर समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं। और इसी विचारधारा की अंतिम परिणति होती है 9 से 10 सितंबर के बीच में 1928 में। तो देखिए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, वहीं 4 साल बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया जाता है ना। तो यही HRA जो है HSRA बन जाता है। तो सोशलिस्ट मतलब अब ये समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आ जाते हैं। कहाँ पर? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नहीं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, वहाँ पर सब लोग बैठते हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, भगत सिंह होते हैं, है ना, ये सब लोग यहाँ पर आते हैं। अजय घोष होते हैं, यतीन्द्र नाथ होते हैं, फणींद्र नाथ घोष होते हैं, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? नेतृत्व कर रहे होते हैं इनका पंडित जी, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद साहब इनका नेतृत्व कर रहे होते हैं। और ये बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि हम सामूहिक नेतृत्व को मान्यता देंगे, है ना। तो 1924 का जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था वो समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आने की वजह से 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो बन जाता है। और यहीं पर जो है क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए लोगों को, अब देखिए फिलोसफी ऑफ द बम नाम की पुस्तक लिखते हैं। आगे ना वहीं गांधी जी वाली और नरबंदी वाली विचारधारा पे वापस, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है वो सही है, सबने अपना अपना योगदान दिया, परंतु कुछ लोग क्या होते हैं कि भगत सिंह चंद्रशेखर को ऊंचा दिखाने के लिए फिर गांधी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में सिर्फ ब्लैक और वाइट ही थोड़े होता है। अगर आप हमारे दोस्त दुश्मन नहीं हो तो दोस्त हो, या दोस्त नहीं हो तो दुश्मन हो, ऐसा थोड़ी होता है। ग्रे जो है एक जोन होता है, वो भी तो होता है ना, कि हम आपके दुश्मन भी नहीं है दोस्त भी नहीं है, ऐसा भी तो कुछ होता है ना। तो गांधी जी ने भी सहयोग किया अपने तरीके से,
है ना। और भगत सिंह चंद्रशेखर ने भी अपना सहयोग दिया, दोनों ही सम्माननीय है, दोनों का सम्मान हमें करना चाहिए, है ना। तो अब देखिए वो भी आ जाते हैं ना वापस नरमपंथी वाली विचारधारा में, फिलोसफी ऑफ द बम लिखने लगते हैं, यानी अब लोगों को समझाना शुरू करते हैं कि जागरूकता ये शुरू करते हैं। और नरमपंथी क्या क्या करते थे, वो भी तो यही लेख छपवाया करते थे, पुस्तिका लिखा करते थे और जनता में जागरूकता पैदा किया करते थे, है ना। और ये पुस्तिका लिखी थी चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने, और उसकी प्रस्तावना लिखी थी भगत सिंह ने, क्योंकि भगत सिंह देखिए बहुत कम उम्र के होते हैं। 1931 में जब इनको फांसी पर चढ़ाए जाते हैं तब मात्र ये 23 वर्ष के होते हैं। अब देखिए 1928 में ये कितने वर्ष के होंगे, है ना। 3 साल और छोटे कर दो, मतलब 20 वर्ष के हुआ करते थे। और फिर भी इतने क्रांतिकारी इनके विचार हुआ करते थे, इतने उच्च विचार इनके हुआ करते थे। कभी वाई आई एम एथिस्ट जो है, मैं जो नास्तिक क्यों, ऐसे इनकी एक पुस्तक है। और भी इनकी पुस्तकें वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से भगत सिंह जो है कितनी ऊंची दर्जे के इंसान ये हुआ करते थे, है ना। आज तो सिर्फ उनकी एक छवि जो है लोगों के दिमाग में है क्रांतिकारी, इससे बढ़कर भी ये बहुत हुआ करते थे, है ना। उसके बाद में भगत सिंह और सुखदेव ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कर दी थी 1926 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सूर्य सेन नाम के एक व्यक्ति होते हैं, मास्टर सूर्य सेन। ये चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हम जो है धावा बोल देते हैं, और वो धावा बोलने के बाद वहाँ से ये हथियार वगैरह लूट लेते हैं। परंतु बाद में सूर्य सेन को पकड़ लिया जाता है और 1933 में यानी भगत सिंह को फांसी दी उनके उसके लगभग 2 साल बाद में सूर्य सेन को भी फांसी की सजा सुना दी जाती थी। अब अन्य क्रांतिकारी घटनाओं में अगर हम देखें तो एक है 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन क्या हुआ करता था, तो देखिए 1909 में एक एक्ट पारित हुआ था, या सुधार जिसे कहते हैं, एक्ट पारित हुआ था, तो उसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, है ना। या 1909 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 में उसके 10 साल बाद में एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इन अधिनियमों के बारे में भी हम जानेंगे आगे। इस अधिनियम में कुछ सुधारवादी बातें की गई थी। अब इस अधिनियम में यह भी लिखा गया था कि इन सुधारवादी बातों की समीक्षा के लिए हम इसके 10 साल बाद में जो है एक समिति का गठन करेंगे, और वो समिति देखेंगे कि और कुछ सुधार की जो है वो गुंजाइश भारत में है कि नहीं है। तो 10 साल बाद मतलब 1929 ईस्वी में एक समिति का गठन होना था, परंतु अंग्रेज क्या कर देते हैं, इसके 10 साल के बजाय 1927 में ही जो है साइमन जो है की अध्यक्षता में, है ना, लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर देते हैं। और 1927 में तो एक तो लोगों की ये मांग थी कि भाई 2 साल पहले ही आपने इस समिति का गठन क्यों कर दिया। दूसरी बात, इस समिति में सारे के सारे गोरे लोग हुआ करते थे, भारत का एक भी व्यक्ति नहीं हुआ करता था। तो लोगों ने विरोध किया कि भाई नहीं, भारत का तो एक भी आदमी इसमें नहीं है, और भारत का जो एक भी नहीं है तो भारतवासियों का पक्ष क्यों रखेंगे, तो ब्रिटेन का पक्ष रखेंगे। इसलिए इस साइमन जो कमेटी थी, ये जो आयोग होता है, इसका विरोध किया जाता है, और इस विरोध में सबसे आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लाला लाजपत राय, और वहां पर एक आंदोलन चल पड़ता है साइमन गो बैक का, ठीक है। तो साइमन गो बैक का आंदोलन चल रहा होता है, और 30 अक्टूबर 1928 को आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के दौरान, क्योंकि लाठीचार्ज का आदेश दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, और लाठियाँ जो है ज़्यादा लाठियों की मार पड़ने की वजह से लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो जाते हैं। पंजाब के इतने बड़े नेता जिन्होंने हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना, लाल बाल पाल जो कि गर्मपंथी आंदोलन के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, है ना। इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई थी, बैंक इन्होंने बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो पीएनबी होता है वो। ये शहीद हो जाते हैं, तो इनका बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जो है इन्होंने हत्या कर दी। जो वहाँ का कप्तान होता है जिसने आदेश दिया था लाठीचार्ज का, सैंडर्स, है ना। तो सैंडर्स जो था उसकी हत्या कर देते हैं 1928 ईस्वी में। देखिए 2 महीने बाद में ही, लगभग 2 महीने बाद में ये बदला अपना ले लेते हैं सैंडर्स की हत्या करके, है ना। परंतु यहाँ पर पुलिस का फिर जनसाधारण पर दमन चक्र चलाया जाता है, और क्रांतिकारी यहाँ लोगों में भावना आ जाती है कि भाई क्रांतिकारी तो देख कांड करके भाग जाते हैं, और जनता फिर पिस जाती है, क्योंकि जनता को पुलिस फिर परेशान करती है। इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इन्होंने प्लान बनाया कि हम केंद्रीय भवन में विधान परिषद जो है उसमें जाएंगे,
और वहाँ पर बम फेंकेंगे 1929 ईस्वी में, है ना। भगत सिंह जो है ये इंग्लिश अच्छी बोल लिया करते थे, तो फिर ये प्लान बनाया कि भगत सिंह को वहाँ पर भेजा जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद इसके विरोध में हुआ करते थे कि भाई भगत सिंह को हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले से इनका प्लान था कि हम गिरफ्तार हमें होना है, तो ये चाहते थे कि भाई इतने बड़े नेता जो है वो तो गिरफ्तार नहीं होने चाहिए। परंतु बाकी जैसे सुखदेव वगैरह होते हैं, ये इंग्लिश इनको अच्छी इतनी आती नहीं है, भगत सिंह को खूब ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आया करती थी। तो भगत सिंह कहते हैं भाई अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो अच्छे से बोल पाऊँगा, अगर आप लोग जाओगे तो बोल नहीं पाओगे, तो जनता तक बातें नहीं पहुँच पाएंगी। तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाते हैं केंद्रीय विधान परिषद में, और वहाँ पर ये बम फेंकते हैं परंतु खाली बेंचों के बीच में, और बाद में गिरफ्तार हो जाते हैं खुद ही, और वहाँ पर पर्चे छपवा के लेके जाते हैं। वो पर्चे वहाँ पर फेंकते हैं और लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन इस प्रकार के नारे वहाँ पर लगाते हैं। अंग्रेजों वापस जाओ इस प्रकार के नारे वे लगाया करते थे। और ये बाद में कहते हैं कि हमारे जो है आतंकवादियों के जो पर्चे होते थे उसमें लिखा भी होता है कि किसी को मारना जो है हमारा उद्देश्य नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना हमारा उद्देश्य हुआ करता था। और जानबूझकर ये गिरफ्तार क्यों हुए, तो इसलिए हुए ताकि अदालत को एक मंच के रूप में ये इस्तेमाल कर पाए, ताकि जनता के बीच में आपको हो कि जागरूकता पैदा हो सके, है ना। देखिए आगे ना वापस गांधी जी वाले विचारधारा पे आगे और देखना। इसलिए बाद में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में भगत सिंह जो है वो वहाँ पर अगर देखें तो ये भूख हड़ताल भी करते हैं, क्योंकि जेल में खाना इनको अच्छा नहीं दिया जा रहा होता है, वहाँ पर सुविधाएं अच्छी नहीं होती है, इसलिए ये भूख हड़ताल भी करते हैं। तो आगे ना देखिए गांधी जी वाले ये नरमपंथी वाले विचारधाराओं पे, तो देखिए हिंसा से कुछ नहीं होने वाला होता है। देखिए भारत में अभी थोड़े दिनों पहले किसान जो है वो आंदोलन पर बैठे, लगभग 1-1.5 साल तक वो बैठे रहे आंदोलन में। सबसे लंबा चलने वाला भारत का किसान आंदोलन वो था, और वो अहिंसात्मक रूप से बैठे रहे, इसलिए सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। और ऐसा ही एक आंदोलन अभी लद्दाख में चल रहा है, सेव हिमालयाज आंदोलन जो है ना, लद्दाख को बचाने वाला। तो वो भी अहिंसात्मक आंदोलन तो हो सकता है, उसमें भी सरकार को झुकना पड़े, परंतु अगर वही आंदोलन अगर हिंसात्मक होता तो सरकार बल के दम पर उसे एक दिन नहीं लगेगा सरकार को हटाने पर, क्योंकि किसी भी सोवरेन गवर्नमेंट से आपको हो के हिंसा के दम पर या बल के दम पर आप उलझ सको, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद में 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। मात्र और मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये फांसी पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर की आप हेडलाइन, ब्लास्ट फॉलोइंग शार्प पार्लियामेंट्री क्राइसिस कॉजेज इंजरी टू मैनी, यानी बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर आपको कि इंजर्ड हो जाते हैं, है ना। सर जॉन साइमन एस्केप्स अनहर्ट, वो उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इन दो लोगों का देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, फोटो भी इनकी छपती है। फिर यहाँ पर होता है भगत सिंह गेटिंग नेशन वाइड सपोर्ट फॉर हिज हंगर स्ट्राइक, क्योंकि ये जेल में जो है भूख हड़ताल कर देते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड 25 मार्च 1931 ईस्वी, ये देखिए न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून, तो उसमें इनकी ये सूचना भी आ जाती है, ठीक है। और जिस समय भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, उस समय वहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही होती है। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था, इसमें यह था कि जो हड़ताल करते हैं मजदूर वगैरह, उस हड़ताल से रिलेटेड ये बिल होता है कि हड़ताल का अधिकार उनसे छीन लिया जाए। साथ साथ पब्लिक सेफ्टी बिल ये हुआ करता था कि भाई अब लोगों को जो है एक साथ एक सभाएं करने का अधिकार हम नहीं देंगे, इस प्रकार के ये बिल होते हैं। यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मार्च में देखिए 31 मार्च को इनको फांसी दी जाती है, उससे 2 महीने पहले मतलब 1 महीने पहले लगभग 27 फरवरी को भगत सिंह माफ कीजिएगा चंद्रशेखर आज़ाद जो है इलाहाबाद के एक पार्क में जो है पुलिस से मुकाबला करते हुए अपने आप को गोली मार लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। तो ये लास्ट गोली इनके पास बचती है, तो वो अपने आप को ही उससे मार लेते हैं। और बहुत सारे फिर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। अंडमान की सेलुलर जेल कहाँ है, तो मैंने जियोग्राफी के लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। इस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो होते थे, चाकी, इन्होंने भी अपनी जीवन लीला इसी प्रकार से गोली मारकर हत्या अपनी जान ले ली थी, है ना।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं, उनको फांसी की सजा दे दी जाती है और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है अपने आप को गोली मार लेते हैं। वो 18 वर्ष के लगभग होते हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद लगभग लगभग 25 वर्ष के हुआ करते थे और भगत सिंह मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये फांसी का फंदा चूम लेते हैं। इन्हीं की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में जानकारी हासिल पूरी तरीके से कर ली है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त कोई हो जिससे आप समझते हैं कि अगर हम चैनल रिकमेंड करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत भी, तो आप अवश्य रिकमेंड करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है ना, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है ना। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।